दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र रोक बेरोक टोक से और मेरे सामने जो कश्मीर से जो बैठे हैं, हमारे जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट मिस्टर जलील राठौर जी, मैं दिल्ली से हूँ। हम आम तौर पर जो है पॉलिटिकली हम डिस्कस करते हैं, देश के अलग-अलग मुद्दों पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे देश में जो इमरजेंसी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो कोई इमरजेंसी की तरह जो चला रहे हैं। कश्मीर में कश्मीर से जो है एक चुना हुआ जो विधायक आम आदमी पार्टी का मिस्टर मेहराज मलिक को उधर के एक जो 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 जम्मू कश्मीर के पुलिस ने उनको अरेस्ट किया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत। उनकी जो इल्जाम जो है मिस्टर डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह के खिलाफ कुछ अ, जो कुछ टिप्पणी उन्होंने की है। तो अ, अ, जलील राठौर साहब, देश में ऐसे कितने कांड जो हमारे जो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़े सूबे के जो सूबेदार जो है क्या नाम है हमारे जो योगी आदित्यनाथ, ये कई बातें जो ऑन कैमरा भी कह देता है कि जो अपशब्द जो है, तो उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता। जैसे निशिकांत दुबे, उसके बाद जो है जो हिमाचल से जो हमारे जो माननीय विधायक सॉरी जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उनको तो सीधा बोलते हैं कि गोली मारो और आगे जो है जो बहुत कुछ है, बहुत खतरनाक चीज है। तो मेहराज मलिक जो है करीब करीब 20 लाख जो कश्मीर की जो पॉपुलेशन ने उनको जो वोट डाल करके एक चुन करके विधायक बनाया, उस विधायक को 20-25 लाख के पॉपुलेशन के ऊपर अवाम के ऊपर उनके खतरा हो गए। तो उस खतरे को भांपते हुए डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह के आदेश पर उनको अरेस्ट किया गया। वैसे जम्मू कश्मीर में आजकल चीफ मिनिस्टर है, लेकिन चीफ मिनिस्टर से ज्यादा गवर्नर की चलता है। गवर्नर यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह का ही चलता है। तो मैं सीधा सीधा आपकी तरफ आना चाहूंगा जलील राठौर साहब। जो संजय सिंह वहां पर जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी का जो सांसद है वहां पर पहुंचा हुआ है, लेकिन उनको भी सुनने में आया कि उनको भी घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। इधर जो है इस उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी जो था इसके इसके जो बनारस के जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो खड़े हुए थे, तो उनको भी हाउस अरेस्ट किया, कल रात से किया हुआ था। तो राठौर साहब, ये क्या क्या मसला है जो कश्मीर के, जरा आप तफसील को जरा। जी राजन साहब, आप मेरी तरफ से आपको और आपके दर्शकों को आदाब। बात पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक ऐसा अंधा कानून है जो 1978 में एनेक्ट किया गया था। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर till 1953, Sheikh Mohammed Abdullah, and later after the Indira Abdullah Accord, he took the reins as the chief minister. तो उन्होंने ये जो एक्ट, ये जो कानून है, ये इंट्रोड्यूस किया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। और उस टाइम ये जो चीज़ है, यहाँ पे जो माहौलियात है, इकोलॉजी है, बहुत सेंसिटिव है। और ये जंगल चोरों को नज़र में रख के एनेक्ट किया गया था। लेकिन सितमज़रीकी की बात है कि पहला जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, वो लगाया गया, उनका नाम था 1978 में, उनका नाम था गुलाम नबी। एंड वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम में ही उनके खिलाफ लगाया था, और वो प्रेसिडेंट था कश्मीर मोटर्स ड्राइवर्स एसोसिएशन। आपको याद होगा कि 1977 में यहाँ एक इलेक्शन हुआ था, जिसमें मेन प्रतिद्वंदी जो थी वो जनता पार्टी थी, मोरारजी देसाई की। तो इस आदमी की जो एलिनेशन थी वो जनता पार्टी के साथ थी। तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस चीज को इस्तेमाल किया गया 1978 में गुलाम नबी के खिलाफ। बाद में हमारे एक विधायक हुआ करते थे, बहुत ही फायर ब्रांड लीडर थे जम्मू से, उन दिनों यंग थे, एक वकील थे, एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के। उनका नाम था भीम सिंह। तो भीम सिंह जो थे वो भी काफी हेडेक थे असेंबली में भी,
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए उन दिनों 2-3 लोग ऐसे थे जिनमें एक ये जो हैं अपने सजाद लोन, उनके वालिद अब्दुल गनी लोन, एक तो वो और एक ये भीम सिंह जो थे, ये असेंबली में शेख अब्दुल्ला के लिए हेडेक बने हुए थे। तो इनको लगाया गया 1978 में एंड ही वाज़ अरेस्टेड एट द प्लेस ऑफ काज़ीगुंड। जब वो असेंबली सेशन में शिरकत करने के लिए श्रीनगर आ रहे थे, तो उनको अरेस्ट किया गया था काज़ीगुंड के मुकाम पे अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो बाद में उन्होंने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फिर इनको कंपनसेशन दी गई, 50,000 रुपए की जुर्माना लगाया गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, इनके जो पर्सनल और ह्यूमन राइट्स हैं, तो उनको उनकी वायलेशन को, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको उनमें बाधा डालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे 50,000 का रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उसके बाद पॉलिटिकल लोग जो हैं, जब यहाँ पे टर्माइल हुआ तो इस एक्ट को बिला रोक-टोक, बिला जुर्म के, किसके ऊपर क्या जुर्म है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मिलिटेंट है, कोई जंगल चोर है, कोई नशीली दवाइयों ड्रग 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 पेडलर है, तो ये चीज इस्तेमाल होती आई हुई है और इसको बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है, क्योंकि इस कानून की रूह से इसको जितने भी यूएपीए की तरह एक कानून है, जिसको हम यहाँ पे जिसको समझा जाता है कि ये काला कानून है, जैसा कि आप नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह के कानून देखते हैं और आपको इनके बारे में इल्म होगा। ये जो कानून है, ये बहुत बार गलत तौर पे इस्तेमाल हुआ जाता है, अगर अगर नहीं भी होता है या पार्शियली होता है, लेकिन इस बार बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 मिसालें हैं। मुझे नाम याद नहीं है, बीजेपी का एमएलए है यहाँ पे, उसने इतनी भद्दी गालियाँ दी हैं, जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं और जिसमें माँ-बहन एक कर दी गई है डिप्टी कमिश्नर की, नहीं बल्कि कहा गया कि उसको घर के अंदर घुस के मारेंगे, मतलब लाइफ थ्रेट भी दिया गया है उसको, तो उसको पीएसए नहीं लगा। अब ये जो मेराज मलिक है, मे बी कि हमारी जो सभ्यता है या जो हमारा सोचना है, हम इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको जब मिलने आते हैं लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके और जब ये प्रॉब्लम्स हल नहीं होती हैं, तो उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है और फ्रस्ट्रेशन में, हम ये नहीं कहते हैं कि जायज़ है, उसने गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की होगी, लेकिन ये फर्स्ट मिसाल नहीं है बैड एंड फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करने की, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि क्या-क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए और जो आजकल हर सोशियो ऑर्डर मीडिया है, उसपे उसका ज़िक्र होता है, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को बुरा-भला कहने की जो बात सामने आई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बार इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो अब पब्लिक डोमेन में है। ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है और ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, जहाँ पॉलिटिशियंस गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब बात ये है कि इस चीज़ को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों ने अपने ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर एक अटैक समझकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का फैसला किया है और सरकार की इंटरनेट बंद करने की कोशिश, सरकार की कदगने लगाने की दफ़ा 144 नाफ़िज़ करने की कोशिश, ये सारी कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही हैं। ये तो हुआ पब्लिक लेवल पे, जो पब्लिक सपोर्ट उनका है वो अनप्रेसिडेंटेड है और आप देखें यूट्यूब में आप भी सर्च कीजिए कि लोग सड़कों पे हैं वहाँ पे और हज़ारों लाखों की तादाद में उसके 2 लाख तो उसके सब्सक्राइबर ही हैं उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो आप समझ सकते हैं कि लोग उसको कितना मानते हैं। एक पुअर बैकग्राउंड से आया हुआ बंदा है, बहुत गरीब आदमी है। तो इतना गरीब आदमी है कि आज उसकी ये दर्द-दशा देख के उसके बाप से रहा ना गया और उसने बड़ी कस्मपुर्सी की हालत में और बड़ी मिज़रेबल हालत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे पहले उसको बीमार हो गया, उसकी हालत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। बाद में उस आदमी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी माफ़ी माँगी और मोदी जी से भी माफ़ी माँगी और मोदी जी का ख़ास तौर पे उन्होंने ज़िक्र किया और उनसे माफ़ी माँगी और उनको बच्चे को छोड़ने के लिए कहा और कहा कि उनकी 4 बेटियाँ हैं, जिसमें सबसे छोटी बेटी जो है कुछ चंद महीनों की है और वो सब बच्चे उसके परेशान हैं। तो ये तो मतलब एक बाप की हालत आप समझ सकते हैं, आप भी बाप हैं, हम भी बाप हैं, जब बच्चे पे कोई आपदा आती है, तो इस तरह का बिहेवियर एक पेरेंट की तरफ से नॉर्मल है। लेकिन जहाँ तक मिराज मलिक की बात है, वो ही हैज़ नॉट सक्कम्ब्ड। वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है और कहता मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, अगर मैं असेंबली में आया हूँ तो मुझे लोगों की नुमाइंदगी करनी है और लोगों की नुमाइंदगी करने के दौरान मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मैं डीसी के पास नहीं जाऊँगा,
तो किसके पास जाऊंगा? अगर डिप्टी कमिश्नर का रवैया एक मतलब मोर देन ए ब्यूरोक्रेट, ए पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिकल जो सियासी झुकाव है या सियासी वाबस्तगी है, उसको नजर में रख के फैसला करे, तो मैं कोई भी मतलब कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। ये तो रही पीएसए और महराज मलिक की बात। और इस वक्त ग्राउंड लेवल पे क्या हालात है उसके मतलब मैंने आपसे बात की। और आज वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कई मुकाम पे लोगों ने कर्फ्यू को तोड़ के सड़कों पे आके उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं इस डिटेंशन के खिलाफ। जी। जो हमारा पास जो वीडियो मौजूद है, ये तो बेकाबू हो चुका है, ये तो नेपाल से भी ज़्यादा वहाँ के हाँ, ये इसमें जो नेपाल में जो मॉब है और इस मॉब में जो अलग है, बट जो भीड़ जो उसके सपोर्टर जो है जब बाहर निकल कर के आए, ये तो बहुत बेकाबू है। बात ये है कि ये क्या डेमोक्रेसी में क्या अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की क्या इजाज़त नहीं क्या? ये नरेंद्र मोदी जी ने पहले खूनी कई कई चीज़ें जो है इस तरीके के ज़ुबान बोल चुका है, क्या सिर्फ़ ये जो है अपोज़िशन के ऊपर लागू है या जो रूलिंग पर बैठा हुआ है उनके ऊपर भी लागू है? या आप ये बताइए जो इसका इंदौर का जो विजय वर्गीय जो है भाजपा के जो सांसद जो थे उसके बेटे तो जो खुलेआम जो म्युनिसिपैलिटी का जो 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 ऑफिसर जो है उसको बेट से पिटाई कर रहा था। तो उनके ऊपर तो कोई कोई कानून ही लागू नहीं हुआ। और ये जो निशिकांत दुबे है और इसके बाद जो अनुराग ठाकुर है, उसके बाद प्रवेश वर्मा है दिल्ली का, जो आज के दिन पे जो है सिटिंग एमएलए है, तो इनके ऊपर तो कोई कानून लागू नहीं हुआ, ना किसी कमिश्नर की हिम्मत हुआ, ना किसी डिप्टी कमिश्नर की हिम्मत हुआ या किसी थानेदार की हिम्मत हुआ उनको हाथ लगाने का। या क्या जी, एक ही बात, क्या मुसलमान होना एक गुनाह है? मैं तो खैर उसमें नहीं जाऊंगा। वो सबको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, कम्युनल लेवल्स पे किस तरह की पॉलिटिक्स खेली जा रही है। लेकिन जिन लोगों के आपने नाम लिए उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब सैयां भये कोतवाल तो डर कहेगा। तो ये एक तरफा जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और कुछ नहीं है। बल्कि अपने लोग इनके चाहे करप्शन में मुलविस हों, या वो लोग जो करप्शन में मुलविस हों और बाद में बीजेपी को ज्वाइन करें, उनके लिए कवानीन अलग हैं। और ये जो एनफोर्समेंट है या सीबीआई है या इनकम टैक्स है, ये किन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन जहाँ तक आपने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की, तो हमें यहाँ इसमें थोड़ा डीप डेल्व करना चाहिए। आपको मालूम होगा कि शुरू से ही बीजेपी या बीजेपी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके फाउंडिंग हेड है, उनका ये रहा है कि दफ़ा 370 के खात्मे का और हिंदू राष्ट्र वगैरह इस तरह की वो जो मैनिफेस्टो में उनके रहा है, उनकी आइडियोलॉजी में रहा है। और जब जम्मू कश्मीर में उनको मौका आया, शुरुआत में जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस किया, तो एक अलायंस का वो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें ये चीज़ नहीं थी कि दफ़ा 370 को छेड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी है और उसके बाद पीडीपी आती है, उनको वो डिवाइड हो गई या डिवाइड की गई। और उसके बाद जब यहाँ पे टर्फ कमजोर हो गई, तो उन्होंने अपना उस वक्त हथौड़ा मार लिया और 5 अगस्त सन 2019 को ये जो दफा 370 और आर्टिकल 35A was not a part of Indian constitution. It was the part of the constitution of Jammu and Kashmir, and was enacted decades before, prior to independence, by the late Maharaja Hari Singh, in order to secure the rights and the identity of people of Jammu and Kashmir. ये बहुत गलत फहमी है लोगों को मेनलैंड इंडिया में कि 35A ऐसा मामला था जो नेहरू ने बनाया था या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अनेक्ट किया था। ये जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा था, जो महाराजा हरी सिंह ने यहाँ की नौकरियां, यहाँ की शनाख्त, यहाँ की जमीनें, इनको स्वीकार करने के लिए उसने एनेक्ट किया था आर्टिकल 35A। और जहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको समझाने में वो 370 के नाम पे वो उनको समझा, वो क्या यूज करते रहे, वो आर्टिकल 35 यूज करते रहे। ना उसमें शेख अब्दुल्ला कोई हाथ है, ना जवाहरलाल नेहरू का कोई हाथ है, ना इंडियन पार्लियामेंट का कोई हाथ है। तो उसको यूज किया कि आप वहां जा नहीं सकते, आप वहां जमीनें नहीं खरीद सकते, आप वहां शादी नहीं कर सकते, आप वहां
वहाँ की नौकरी नहीं हासिल कर सकते हैं। ये कोई जवाहरलाल नेहरू का या 47 के बाद का कोई एक्ट नहीं था जिसमें कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और मेन स्ट्रीम पार्टी का रोल हो। दिस वाज टोटली एक अलग से एक कानून था जिसको महाराजा हरि सिंह ने बनाया था अपनी प्रजा के लिए। लेकिन उस कानून को ये नहीं बताया गया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने वोटर्स को, बल्कि उन्हें ये बताया गया है, देखो जी, जम्मू कश्मीर एक ऐसा भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां आप जमीन नहीं ले सकते, जहां आप शादी नहीं कर सकते, जहां आप कारोबार नहीं कर सकते। बहुत तरह की बातें उनके जज्बात को उभारने के लिए, और उन्हें यही बताया गया कि ऐसे कानून 371A जैसे कानून जो बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बल्कि और भी रियासतों में हैं जहां आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जहां की नौकरियों पे आपका हिस्सा नहीं है, मतलब इसी तरह का कोई आइडेंटिकल कानून अभी भी हमारे देश में है। लेकिन चूंकि यहाँ मुसलमान थे और यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी गुज़श्ता 10 साल से इसी मजहब की बुनियाद पे घूम रही है, तो इसलिए इस फैसले को बहुत सराहा गया। जितने भी लोग इस मर्ज के मुब्तला हैं, मजहबी मनाफरत और मजहबी नफरत के बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए ये तो एक बूस्टर डोज था। नहीं, खैर बाकी तो एनीवेज़, ठीक है। जलील साहब, मेरा ये प्रश्न है कि ये उमर अब्दुल्ला को दबाने के लिए एक रणनीति है ये, चूंकि या इसको हिजम साहब उमर आपको अब्दुल्ला बहुत की सरकार गिरा के गवर्नर अपनी जो है एजेंडा को इम्पोज करने का, या जैसे महबूबा के साथ जो है सरकार बनाया, महबूबा के जो सारे कमजोरी देख के बाद सरकार के अंदर रहते हुए जितने कॉपी कर ली, उसके बाद महबूबा को मेरे ख्याल में जो है उनको ब्लैकमेल किया होगा, भाई देख लो मेरे पास ये कागज तेरे है, तुम अगर मुंह खोलेंगे तुम सीधा जो है इस उम्र में तो अंदर नहीं जाना चाहोगे। तो इस तरीके का कुछ या उमर we अब्दुल्ला don't we don't we don't know what has happened behind the curtains, but what is besides us, जो हमारी आंखों के सामने है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म पे यहाँ इलेक्शन हुए और लोगों का यही ख्याल है, बल्कि तज्जियाकारों का, एनालिस्ट ये कहते हैं, ये कहकर कि स्टेटहुड यहाँ नहीं आएगा जब तक बीजेपी है, वो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन नहीं किया होता तो इलेक्शंस भी यहाँ नहीं हुए होते। अब सुप्रीम कोर्ट की तलवार सर पे लटक रही थी, तो सितंबर लास्ट में उनको इलेक्शन कराने पड़े और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए यहाँ पे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नर को बहुत हद तक, ब्रूट हद तक एम्पावर किया, जहां पे चीफ मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं रहता है। अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी जम्मू आए थे सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। आप वहां पे देखिए, उमर अब्दुल्ला वाज लाइक एन एक्स्ट्रा, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के नाते एम्बेरसमेंट हुई उनको इतनी, वो वीडियो भी अवेलेबल है, यू कैन सी दैट। वो निकल गए वहां से, उन्होंने कनी काटी, वो पीछे चले गए, बिकॉज उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहा, उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसी तरह जब यहाँ पे सिक्योरिटी से मुतल्लिक पहलगाम अटैक्स के पहले मीटिंग हुई थी, तो उमर अब्दुल्ला को एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब सिक्योरिटी मीटिंग का वक्त आया तो उसको वहां से निकाल दिया गया, उनको बाहर जाने के लिए बोल दिया गया। तो इससे ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको समझ आ सकता है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या हाल है। अभी हाल ही में एक दिन 2 दिन पहले एक निजामुद्दीन करके हैं, एक बांडीपुरा, एक बॉर्डर एरिया है हमारा, वहां से वो एमएलए हैं, वो यहाँ की लोकल जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसके कमिश्नर या सेक्रेटरी से मिलने गए थे। तो उन्होंने उसको दरवाजे पे घंटू रखा एंड अल्टीमेटली ही हैड टू लीव। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, स्मॉल कमिश्नर ऑफ अ स्मॉल सिटी इज नॉट अलाउइंग हिम टू मीट हिम। तो ये हालात हैं इस वक्त। तो इसमें ऐसे में मेराज मलिक जो थे, वो हर कोई चीज को मतलब नजरअंदाज करके वो कर रहे थे। अब यहाँ पे जो है अभी an illegal detention एंड ही हैज टर्म्ड कि जो आज संजय सिंह आए थे, आपको पता है संजय सिंह आए थे जो आपके लीडर हैं, वो यहाँ पे आए थे अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए, और इसके अलावा ही वाज शेड्यूल्ड टू एड्रेस ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर उसको उसी गेस्ट हाउस का गेट बाहर बंद कर दिया गया। एक मिजरेबल हालत में वो लोग कह रहे हैं, अरे भाई आप अंदर आइए, हमसे बात कीजिए, या हमारे में से किसी को बाहर निकलने के लिए दीजिए तो हम आपसे बात करेंगे। बट देयर वाज टोटल साइलेंस, एम्बैरेसिंग साइलेंस, नो रिप्लाई। बाहर जो कंटिजेंट फौज की जो छावनी थी या ये जो पुलिस की छावनी थी, एक भी आदमी ने जो ये पार्लियामेंट या ये क्या कहते हैं कि अपर हाउस के मेंबर हैं संजय सिंह, जवाब देना भी गुवारा नहीं करा। इतनी हकारत से अब सेंट्रल लीडर्स को यहां समझ रहे हैं।
उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, who has been the chief minister of Jammu and Kashmir, who has been a union minister. He was holding the charge of union minister in this BJP government only of the renewable energy, and he was parliament member also so many times, and president of National Conference, an elderly person who is very weak now. He was kept standing outside because उसका जो संजय सिंह है उसके दोस्त हैं, मिलने आए थे, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। और बाद में क्या हुआ कि बाद में संजय सिंह के लिए एक सीढ़ी लाई गई और उसने वो गेट से लगा दी और गेट के ऊपर से उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ बात की। आज एक और डेवलपमेंट हुई है, ये जो पार्लियामेंट मेंबर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्लाह बड़गाम श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्होंने पता क्या बयान दिया है? उन्होंने बयान दिया है, वी वर हियर टू फाइट, वी हैड फॉट द इलेक्शन, लड़ाई करने के लिए, हमने लड़ने के लिए, अपने हुकूक के लिए इलेक्शन लड़ा था, हमने भीख मांगने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा था। अब ये जो चीज है वो विद इन द पार्टीज, विद इन द पॉलिटिकल सेटअप, उनके लिए भी अब एक खतरे की बात हो रही है। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि आपने मुल्क भर के हालात को देखे, आपने इसको नेपाल के साथ जोड़ दिया, आपने कई बातें कही, तो अभी मतलब दिस इज नॉट जस्ट अ टेम्पेस्ट इन द टी, इन द कप ऑफ टी, दिस इज समथिंग मोर देन दैट। और बयानात जो आए हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा कि इस आदमी ने क्या मांगा था। जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने हॉस्पिटल की डिमांड की इस थी, आदमी ने हॉस्पिटल, डीसी से हॉस्पिटल मांगा हॉस्पिटल था की लोगों डिमांड के की थी उन्होंने। हाँ, हॉस्पिटल मांगा था और जलील साहब, मेहराज मलिक ने हॉस्पिटल की डिमांड की थी अपनी एरिया के लिए। यस यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और इसी वजह से उनकी आपस में वो रंजिश बढ़ गई थी, ये जो हरजिंदर सिंह है डीसी के साथ, और डीसी ने उनके ऊपर बाद में जो ये उनका बयान आया, चाहे रूड था, चाहे वो उसमें अब्यूजेस थे, जो भी था, बट बीइंग ए ब्यूरोक्रेट ही शुड हैव बीन क्वाइट सेंसिबल before slapping PSC on a public representative who seems to be more importantly or having more value as far as designation is concerned than this public servant. He was people's representative। लेकिन यहाँ ये होता है, पता नहीं कहाँ से उनको इस चीज के लिए मतलब पैट्रनेज हासिल है, तो उन्होंने ये वाला कदम उठाया है, जो कि इन द लॉन्ग रन दिस इज गुड, नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, एज ए लीडर भी कहते हैं, एंड इट इज कैरिंग ए रॉन्ग मैसेज एंड इट विल ब्रिंग it will have consequences also, which I fear that in near future, because people of Doda, maybe you have silenced people at large scale, but people of Doda have democratically used their right of protest to defend their public representative, जिसमें आप ना उनको आतंकवादी कह सकते हो, ना उनको देशद्रोही कह सकते हो, इस तरह के इल्जामात नहीं लगा सकते हो, वो विद इन द डेमोक्रेटिक सेटअप एंड declaring their allegiance to Constitution of India, they are doing it। तो यहाँ आपको ज्यादा वो नहीं मिलेगा, माइलेज नहीं मिलेगी, और आपके जो हथकंडे हैं वो शायद आप उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। आप उनको PSA लगाइएगा, आप कुछ भी करिएगा, नहीं कह सकते हो उनको दहशतगर्द, नहीं कह सकते हो। तो अगर ये चीज ज्यादा बढ़ गई और खुदा न ख्वास्ता अगर इसने ज्यादा गंभीर रूप ले लिया, क्योंकि काफी अरसे से देखा था हमने कि लोग शायद डेमोक्रेटिक वैल्यूज में यकीन रख के प्रोटेस्ट छोड़ दिए थे, अमन आ रहा था या डरे हुए थे, लेकिन डोडा के लोगों ने साबित कर दिया आपकी बार कि वो अपने हुकूक के लिए डरेंगे नहीं और किसी हद तक भी जाएंगे। तो दिस इज नॉट गुड, इट विल लीव अ प्रेसिडेंस एंड मे बी ये चिंगारी जम्मू कश्मीर से फैल के बाहर भी जाए। हमने जो नेपाल के हालात देखे, आप लोगों को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकते हो और ज्यादा देर तक उनको किसी भी मजहबी सियासत या इलाकाई सियासत या जबानी से लिया जो लैंग्वेज की है, लिंग्विस्टिक सियासत के तहत ज्यादा देर तक दबा नहीं सकते हो, और जितना आप दबाओगे उतना फिर उसमें रिपल्शन का चांस होता है, जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। वी प्रे एंड वी होप दैट राइट सेंस विल प्रिवेल ऑन टू द साइड्स, और इस नाजुक सूरत हाल में ऐसे फैसले लिए जाएंगे वेयर डेमोक्रेसी विल विल एंड नेशन विल विल। कोई खास तबका नहीं, कोई खास पार्टी नहीं, कोई वोट बैंक नहीं, कोई जो आपका पावर है, गारंटी ऑफ पावर, दैट विल नॉट विन। Nation will win, people of India will win, and people of Jammu and Kashmir will। तो जलील साहब, मैं ये समझता हूं कि अपनी आवाम के लिए अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर कुछ भी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कहते हैं, तो उसमें इतनी जो
जो जो सरकार को, जो हुकूमत को इतनी जो है ताकत नहीं लगाना चाहिए। जो न्यू डेवलपमेंट जो हुआ है, जो राहुल गांधी के ऊपर भी जो है वेरी जो अटेम्प्ट हुआ है, यानी कि राहुल गांधी को भी अटैक जो कल जो है रायबरेली में, और जो उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता अजित राय, उनको ऊपर भी जो है, उनको भी जो है घर पे अरेस्ट, हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था। काफी जो है पुलिस के कायनात लेकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस बैठा हुआ था। तो यानी कि जो है देश में जो है एक मुल्क में जो है एक अफरा-तफरी या एक मिस गवर्नेंस जो है हमें दिखाई दे रहा है। हम अवाम से ये नहीं चाहेंगे कि जो कश्मीर में जो हुआ है, जो इधर जो हुआ है, और जो बांग्लादेश में, जो नेपाल में और श्रीलंका में और म्यांमार में, पाकिस्तान में जो हुआ है, ऐसे हम देश की जो अवाम से हम बिल्कुल जो है अपेक्षा नहीं करते हैं। देश डेमोक्रेसी से चलेगा, और डेमोक्रेसी में अवाम की आवाज़ को सुनना पड़ेगा हुकूमत को, चाहे वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर ख़ाज़ा हो। तो आज के लिए चर्चा पे मैं इतने से रखूँगा। आगे फिर हम जम्मू कश्मीर के इश्यू पे जो हम रेगुलर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए शुक्रिया एंड आदाब।